आरजू, आज तो जल्दी आ गई तू। प्रदीप बाबू, क्या हाल चाल है? क्या हाल बस चाल है? ठीक है सर। अच्छे हैं कोई सर। डाउट साउट है? नहीं कुछ नहीं। कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कि नहीं है? गुड इवनिंग सर। दीक्ष गुड इवनिंग। दीक्षा कुछ याद करके आई है आज? है सर आपने शीट्स भेजी थी ना? तो पॉलीमर पूछ ले, या सीट में से कुछ करा है क्या? है हाँ सर, थोड़ा बहुत। तो चले और पढ़ें बायोमोलिक्यूल। यस सर। तो हम शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल। ओके, बायोमोलिक्यूल को हम कहते हैं जैव अणु। ऐ- ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग कंपाउंड्स में मिलते हैं, ऐसे कंपाउंड जो लिविंग कंपाउंड्स में मिलते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। कोई डाउट इसमें? तो बायोमोलिक्यूल में जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, और इसको हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। ठीक है ना? अब सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन होती है पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को ही हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो ये पहला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अब कार्बोहाइड्रेट ना कई सारे टाइप के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कई सारे टाइप्स हैं, तो हम पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, या अंग्रेजी में टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें जो पहला टाइप है उसको हम कहते हैं मोनोसैकराइड, और इसको हिंदी में भी मोनोसैकराइड ही लिखा जाता है। अब मोनोसैकराइड क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको हम फर्दर और ब्रेक नहीं कर सकते। तो मोनोसैकराइड की डेफिनेशन हो जाएगी जिसको हम और फर्दर तोड़ नहीं सकते। ठीक है ना? और छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो मोनोसैकराइड से कोई भी नई यूनिट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और मोनोसैकराइड के कुछ जर्नल एग्जाम्पल हैं जो ज्यादातर बच्चे जानते हैं। फ्रक्टोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और कोई बता सकता है तीसरा? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। ठीक है ना? तो ये मोनोसैकराइड के एग्जाम्पल है। अब डाइसैकराइड, क्या तो बोलता था? डाइस ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। नहीं, इससे पहले वाली लाइन कुछ बोली थी ना अब मोनोसैकेराइड। इससे जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। मोनोसैकराइड सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका हम आगे जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। अब आई कि डाइसैकराइड क्या होते हैं? डाइसैकराइड वो होंगे जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर, वाटर से रिएक्ट कराने पर 2 यूनिट मिले। अगर किसी की हाइड्रोलिसिस कराने पर हमको 2 यूनिट मिल जाए तो उस कार्बोहाइड्रेट को हम डाइसैकराइड कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सुक्रोज से हमें 2 कंपोनेंट मिलते हैं। एक का नाम फ्रक्टोज होता है और दूसरे का नाम ग्लूकोज होता है। कोई डाउट? फिर ट्राइसैकराइड आ जाएंगे। तो ट्राइसैकराइड क्या होंगे? जिनके हाइड्रोलिसिस करने से हमको कितनी यूनिट मिले? 3। 3।
तो फिर डाइसैकराइड को बाद में खत्म करके ओलिगोसैकराइड में डाल दिया गया। अब ओलिगोसैकराइड हम उसे किसे कहते हैं? तो कोई बता सकता है क्या ओलिगोसैकराइड का मतलब क्या होगा? 2 to 10 ओलिगोसैकराइड का मतलब है जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमको कितनी यूनिट मिली? 2 से 7। ठीक है ना, 2 से 9 तक, 2 से लेकर 9 या 10 मिले। अगर हमें इनकी हाइड्रोलिसिस करने से 2 से 9 यूनिट मिलती हैं, कुछ किताबों में 10 भी लिखी हुई है, तो हम उसको ओलिगोसैकराइड कहते हैं। तो ए टाइप तो हो गई मोनोसैकराइड, और बी टाइप हो गई ऑलीसैकराइड, और सी टाइप हो गई पॉलीसैकराइड। और पॉलीसैकराइड उसको मान लेंगे जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें 9 से ज्यादा यूनिट मिले। ठीक है ना। तो पॉलीसैकराइड के कुछ जर्नल एग्जाम्पल हैं, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, और इन सबको हिंदी में भी यही बोलते। कोई डाउट इतने में? अब हम चलते हैं और देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती। तो हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज या फिर कार्बोहाइड्रेट के गुण। तो कार्बोहाइड्रेट के गुण या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की पहली प्रॉपर्टीज ये है कि जो मोनो है और ओलिगो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो पॉलीसैकराइड है वो कुछ सॉल्युबल होते हैं और कुछ नहीं होते। तो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज वाटर सॉल्युबल ही है, कि ज्यादातर जल में घुलनशील है, और ये प्रॉपर्टीज किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट को का स्वाद कैसा होता है? मीठा, खट्टा या फिर खून जैसा? दोनों ही होता है। ठीक ठीक है ना। तो ये मीठे होते हैं, मीठे मतलब स्वीट इन टेस्ट। तो इनकी जो स्वीटनेस है वो देखना और बताना सबसे ज्यादा मीठा कौन है। लैक्टोज की स्वीटनेस 16 होती है, माल्टोज की इससे दुगनी 32 और जो गैलेक्टोज है हमारा, ठीक है ना, गैलेक्टोज की भी 32। और इसके बाद हमारा आ गया ग्लूकोज। ग्लूकोज की स्वीटनेस 74 होती है, और जो सुक्रोज है, सुक्रोज की 100 होती है, और फ्रक्टोज की 174। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है सबसे मीठा वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे मीठा है? तो सबसे मीठा है फ्रक्टोज। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और मैं सब्सटेंस भी यहीं लिख देता हूं, जिससे मिठास की बात ही खत्म हो जाएगी। अगला है हमारा सैक्रीन। सैक्रीन को हम बर्फ के गोले पर डालकर खाते हैं जनरली, और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये चीनी से 500 गुना ज्यादा मीठा होता है। और एक और है, उसका नाम है एस्पर्टेम। एस्पर्टेम, एस्पर्टेम चीनी के कंपैरिजन में कितना मीठा है? कोई बता सकता है? है चीनी से 160 गुना। और एक है एलिटेम। एलिटेम, एलिटेम 2000 गुना ज्यादा मीठा है। तो आप बताओ सबसे मीठा कौन? एलिटेम। सबसे मीठा एलिटेम है।
इस मिठास के ऊपर एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन इस पे बनता है। तो आप कहीं पे नोट कर सकते हो कि जो एस्पार्टेम है वो गर्म करने पर टूट जाता है। एस्पार्टेम एस्पार्टेम गर्म करने पर ब्रेक हो जाता है। एस्पार्टेम गर्म करने पर ब्रेक हो जाता है, इसलिए सिर्फ इसको कोल्ड फूड में ही यूज कर सकते हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह में डाला जाता है। गरम करने पे मेल्ट हो जाता है। मेल्ट नहीं, डिकम्पोज हो जाता है। Okay. मेल्ट नहीं, डिकम्पोज हो जाता है। तो एस्पार्टेम वो पूछेगा कोल्ड फूड में हम किसका यूज करते हैं? एस्पार्टेम। इस क्वेश्चन को आप कहीं पे लिख लो। और सबसे मीठी कौन है? एलिटेम। और यही इसकी कमी भी है। ये इतनी ज्यादा मीठी है कि अगर हम एक बूंद भी डाल दें, एक बूंद ड्रॉप भी डाल दें, तो वो इतना ज्यादा मीठा हो जाता है कि खाने के लायक नहीं रहता। क्लियर? आगे चले। सर ये सुक्रालोज भी इसी में आता है क्या? सुक्रालेज सुक्रोज का वो आइसोमर है, ठीक है ना। ट्राइक्लोरो सुक्रोज को हम सुक्रालेज कहते हैं, ठीक है ना। वो सर उसकी इससे मिठास स्वीटनेस तो भी आता है ये? सुन तो सही, उसकी मिठास तो स्वीटनेस तो रहती है, लेकिन वो अंदर जाकर एनर्जी नहीं देता है। अंदर जाकर वो एनर्जी नहीं देता है। क्लियर? हम आगे चलते हैं और थर्ड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बार इसको पूछा गया है, ठीक है ना। सारे कार्बोहाइड्रेट टॉलेंट फैलिंग टेस्ट देते हैं। सारे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, टॉलेंस, सारे कार्बोहाइड्रेट्स टॉलेंट टेस्ट देते हैं। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट, अपवाद। तो इसके 3 अपवाद आपको कई बार बताए एक्सेप्शन। पहले वाले का नाम है स्टार्च या सुक्रोज, दूसरे वाले का नाम है सुक्रोज, और तीसरे वाले का नाम है क्या? सेलुलोज। तो 3 है ऐसे जो टॉलेंट टेस्ट नहीं देते या फिर रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते। रिड्यूसिंग शुगर को, ठीक है ना, तो सारे कार्बोहाइड्रेट टॉलेंट टेस्ट देते हैं, अतः रिड्यूसिंग एजेंट होते। तो वो हमसे पूछेगा, दीक्षा कौन सी शुगर रिड्यूसिंग नहीं होती? स्टार्च, सुक्रोज, सेल्यूलोज। बेटा इस बात को कहीं पे नोट कर ले अलग से। यस। बढ़े आगे। यस सर। तो हमने यहां पर इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ठीक है। इसको बनाने के कई सारे तरीके, और पहला तरीका क्या है? सुक्रोज से बनाएंगे हम। तो जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सुक्रोज 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और एक पार्ट का नाम होता है क्या? फ्रक्टोज, और दूसरे वाले पार्ट का नाम होता है ग्लूकोज। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज 2 लोग बन जाते हैं। क्लियर? जो दूसरा तरीका है इसको बनाने का वो है स्टार्च से। अगर हम स्टार्च की एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें, अम्लीय जल अपघटन कर दें, एसिड की प्रेजेंस में कर दें, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और कौन सा ग्लूकोज बनेगा ये इंपॉर्टेंट है अर्षित। जो ग्लूकोज बनता है वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज।
तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्टार्च की बेसिक यूनिट क्या होती है, स्टार्च की बेसिक यूनिट क्या होती है? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है ना, हिंदी में भी भैया अल्फा डी ग्लूकोज ही कहते हैं। तो हमने ग्लूकोज बना लिया है और अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ रहे हैं कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे होती है, अर्थात संरचना। तो वो हमसे यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भैया ग्लूकोज में कितने सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप होते हैं, कितने? ग्लूकोज में कितने सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप होते हैं? तो देखो मैं यहां पर ग्लूकोज की सबसे सिंपल स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, और ये बात हमने एक बार पढ़ी थी। और कहां पर पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी पर आयोडिक एसिड के ऑक्सीडेशन में। तो देखो ये सारे के सारे अल्कोहल ग्रुप हैं, और कौन से हैं? सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप है, और ये वाला प्राइमरी अल्कोहल है। और इसको तो पहचानते ही होंगे, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड, 4 सेकेंडरी और एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होता है। क्लियर है इतना? देखो भैया इतने में किसी को डाउट है क्या? सर और ग्लूकोज क्या बताई थी आपने, जिसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज होता है? हाँ, सुक्रोज से। ओके। अब ध्यान से देखना भैया, हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अगर हमने इस, तो देखो अब मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। तो अगर हम इसका रिडक्शन HI और P से करते हैं तो कोई बता सकता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा? NHN। तो इससे हमें ये हमेशा ही एल्केन देता है। तो ये हमने सबको ही पढ़ाया है, का छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक। तो हमको एन हेक्सेन मिल जाता है। जेई 2020 में ये क्वेश्चन आया, इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें पता लगता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एक लाइन से प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, 6 कार्बन सीधी रेखा में प्रेजेंट हैं, स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट हैं। तो भैया लिख लेना एक इसे। बात बताऊं, हाँ, एक बुक में ये दे रखा है कि इसके NHN के साथ में 2-आइडोहेक्सेन भी बनता है, वो कैसे बनेगा? अब वो तू उसको अभी भूल जा। तो क्या इसमें 2-आइडोहेक्सेन भी बना रखा है इसके साथ। 2 आइडो बन सकता है, बना देंगे हम, अभी तो नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, बना के दिखा दी। देखो जब हम इसकी रिएक्शन निकेल से करते हैं तो निकेल से कराने से सिर्फ जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसी का ही रिडक्शन होता है, और ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको हम कहते हैं क्या? इस प्रोडक्ट का नाम है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल। क्लियर? जब हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ में कराते हैं, तो ये इस एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन कर देता है। ब्रोमीन वाटर बिल्कुल टॉलेंस की तरह काम करता है, कहीं पे नोट कर लेना भैया। ब्रोमीन वाटर से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को एसिड में बदल देता है, और जो एसिड बना है
उसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। बड़े भैया आगे। और अगर हमने इसका ऑक्सीडेशन HNO3 के साथ किया तो ये प्राइमरी अल्कोहल और ये एल्डिहाइड दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ऊपर और नीचे दोनों तरफ एसिड ग्रुप लग जाएगा। और इस बने हुए एसिड का नाम कोई बताएगा क्या? सैकरिक अम्ल। इसको हम सैकरिक एसिड के नाम से जानते हैं। सैकरिक एसिड के नाम से जानते हैं। इतनी रिएक्शन कॉपी कर लो तो मुझको बता देना। यस सर। तो मैं पहले इन रिएक्शंस को हटाता हूं या इधर लिख देता हूं। अब ध्यान से देख लेना भैया, 2-3 रिएक्शन है इंपॉर्टेंट। जब हम इसकी रिएक्शन, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। जब हम इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कराते हैं या फिर एसिटिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं, जब हम इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं तो 4 OH की जगह पर 5, 1 सेकेंड, इन सबकी जगह पर ये लग जाता है COCH3 और नीचे वाला जो प्राइमरी अल्कोहल है वो भी इसी में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन से हमको पता लगता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका मोलर मास 180 ग्राम होता है जबकि इसका मोलर मास 390 ग्राम होता है। तो वो क्वेश्चन देगा आपको पेपर में कि एक कंपाउंड जिसका मोलर मास 180 है, जब हमने इसका एसाइलेशन किया तो जो कंपाउंड बना उसका मोलर मास 390 है। तो बताओ इस कंपाउंड में कितने OH हैं? तो आप कैसे निकालते हैं देखना। अगर किसी में एक H जाए तो एक H के जाने से ये जुड़ जाता है और इसका मोलर मास 42 होता है। इसका मोलर मास 43 है और जब यह हाइड्रोजन जाता है तो एक कम हो जाता है। तो एक OH की वजह से उसका मोलर मास कितना इंक्रीज हो जाएगा? कितना? 42। तो हमने 390 में से 180 को माइनस किया तो टोटल मास इंक्रीज हो गया है 210 ग्राम, 210 ग्राम। अब बताओ कितने OH हैं? तो 42 का मतलब होता है एक OH। तो बताओ 210 का मतलब कितना होगा? 1 इंटू 210 डिवाइडेड बाय 42 बराबर 5 OH या NH2। इसकी हेल्प से हम किसी कंपाउंड में ये पता लगा सकते हैं कि उस कंपाउंड में कितने OH ग्रुप या कितने NH2 ग्रुप प्रेजेंट हैं। यहां तक किसी को डाउट है तो भैया बता दो। भैया लिख लो तो बता देना। बढ़े आगे। बढ़े क्या भैया? जी सर।
अब ध्यान से देखना, अगली रिएक्शन हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ में करा रहे हैं। टॉलेंस के साथ में जो रिएक्शन होती है वो बिल्कुल ब्रोमीन के जैसी होती है। अब चाहो तो आप ब्रोमीन वाली रिएक्शन पे ही इसको लिख लो या फिर नई रिएक्शन लिख लो। तो ब्रोमीन के साथ में सेम रिएक्शन होती है जो टॉलेंस के साथ में होती है। तो वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कौन टॉलेंट टेस्ट देगा। तो टॉलेंट टेस्ट की कहानी योगिता बताएगी। एल्डिहाइड। और काफी सारे बताए थे हमने तो। हमने तो काफी सारे बताए थे, 6 टेस्ट थे। प्रदीप बता भैया, टॉलेंट टेस्ट कौन कौन। फॉर्मिक एसिड, हाँ आयन, गुड बेटा, एमिएसिटाइल, अल्फा वेरी गुड, हाइड्रोक्सीटोन वेरी और नाइस। एक याद नहीं है। एक था अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अब ध्यान से यहाँ वो पर तो याद देखिए है। ना, एक कार्बोहाइड्रेट, वनाइन। वो तो देखो भैया, यहाँ पर एक रिएक्शन, मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूं जो जेई वालों के लिए और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, पर नीट वालों के लिए हमें पता नहीं क्यों लग नहीं रही। इसको ना फेंटन रिएजेंट कहते हैं, फेंटन। और ये फेंटन रिएजेंट क्या करता है, जो एसिड ग्रुप है, ठीक है ना, जो एसिड ग्रुप है उसको क्या कर देगा। अब ध्यान से देखना और समझना, ये एसिड, ये क्या करता है, एसिड और उसके नीचे वाले अल्कोहल को, ठीक है ना, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं अब स्ट्रक्चर देखो, ध्यान से देखना, फिर बाद में मत कहना कि दिखा नहीं। तो देखो कितने CHOH कम हो गए, कार्बन कितने कम हो गए। एक कार्बन कम हो गया। और इस मेथड को हम रफ मेथड कहते हैं, रफ या रुफ, जो सर ये भी नीचे बोलो। क्या नाम लिखा है? नीचे लिखा है फेरिक सल्फेट, Fe2। ये इसके नीचे Fe2 है, ये फेंटन, फेंटन अभिकर्मक, इसको हम फेंटन रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। सर ये बढ़ेगा, इसको क्या बढ़े क्या, बोलेंगे? क्या ये जो प्रोडक्ट बना इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम बता दे, ये आरबीनोज बन जाएगा। नाम मत याद रखना, कोई बात नहीं, बस तुम्हारे यहाँ क्या आएगा कि किस मेथड से कार्बोहाइड्रेट में कार्बन कम किए जाते हैं, ठीक है, बस इतना। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है और कुछ भी नहीं। क्लियर है? बढ़ो भैया आगे। अब अगली रिएक्शन देखना, हमने इसकी रिएक्शन HCN से करा दी, तो ये एल्डिहाइड और HCN की रिएक्शन हो जाएगी और इसकी रिएक्शन से ये बन जाएगा जिसको हम साइनोहाइड्रिन के नाम से जानते हैं। ऐसा एल्डिहाइड में भी होगा। और जब हम इस साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन, ठीक है ना, तो हमारा साइनोहाइड्रिन बन गया है और हमने इसका रिडक्शन कर दिया H2 और PD से, H2 और PDBaSO4 से। तो ये क्या करता है, इस साइनाइड को एल्डिहाइड में बदल देता है।
इस साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना? तो देखना और बताना भैया। तो देखो कोई कार्बन बढ़ गया है क्या? है? Yes. देखो कोई कार्बन बढ़ गया है क्या? हाँ, 7 कार्बन हो गए अब इसमें। देखो हो गए हैं क्या 7 कार्बन? और इस सिंथेसिस का नाम किल्नी सिंथेसिस है। तो बताओ किल्नी सिंथेसिस से कार्बन के नंबर क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो किल्नी सिंथेसिस की हेल्प से हम कार्बन के नंबर को बढ़ा देते हैं और रुफ मेथड से क्या कर देते हैं? रुफ से, अरे बोलो क्या? हम कर देते। कम कर देते हैं। ठीक है, कम कर देते हैं। तो ये किल्नी सिंथेसिस है, नाम ही काफी है। नाम क्लियर? अब लास्ट रिएक्शन, ये क्वेश्चन एम्स में आया था कि अगर हम इसकी रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में करें तो क्या बनेगा। तो जब हम फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो फिनाइल हाइड्रोजीन के 3 मॉलिक्यूल्स इसके साथ में रिएक्ट करके ओसा जोन बनाते हैं। और क्वेश्चन भी सिर्फ यही था कि ओसा जोन बनाने के लिए फिनाइल हाइड्रोजीन के कितने मॉलिक्यूल चाहिए। फिनाइल हाइड्रोजीन के कितने मॉलिक्यूल? बड़े भैया तो बताओ भैया कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे फिनाइल हाइड्रोजीन के ओसा जोन के फॉर्मेशन में? कितने? 3। ये बात आपको याद रखनी है और अब मैं वो बनाकर आपको दिखा देता हूं, ठीक है, कि कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। क्या कभी हमने इन एल्डिहाइड की और इसकी रिएक्शन पढ़ी है क्या? जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमने पढ़ी थी अमोनिया के डेरिवेटिव की एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन। तो देखो भैया ये कंपाउंड बन जाता है। मैंने उन 4 में से 3 को एक जगह रख दिया है और उसमें से एक को बाहर निकाल लिया है। ये सेकेंड टाइम फिर से रिएक्ट करता है फिनाइल हाइड्रोजीन और फिर से रिएक्ट करता है। तो यहां से ये H और ये H निकल जाते हैं और जब ये निकल जाएंगे तो देखो भैया ये बन जाएगा। और बाकी जैसा था वैसा ही रहेगा। और मैंने फिर से थर्ड टाइम से रिएक्शन कराई इसकी। तो थर्ड टाइम रिएक्शन कराने पर ये O और इसका H2 निकल जाएगा और इनके निकलने से ये प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम है ओसाजोन। तो ये एम्स के पेपर में एक बार पूछा हुआ है बस, उसके अलावा और कहीं पेपर में नहीं आया है। तो अगर आ भी गया तो अभी भी इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है?
तो हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आज सीखी है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किल्ली सिंथेसिस से हम कार्बन के नंबर बढ़ा सकते हैं और रूफ मेथड से कार्बन के नंबर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्लियर? देखो भैया, इतने में कोई डाउट है क्या? सर ये कीटोन में बदलेगा क्या तीसरे स्टेप में? हाँ हाँ जी, ये कीटोन बन गई। रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन से पहले हमको ये बात याद कर लेनी चाहिए क्या कि 3 फिनाइल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ग्लूकोज को ओसाजोन में कन्वर्ट कर देते हैं। जब ये बात अच्छी तरीके से याद हो जाए, देखो एक चैप्टर को ज्यादा पढ़ने से कभी आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपको ओवरऑल याद रखना है। और ओवरऑल हम तभी याद रख सकते हैं जब हम थोड़ी आसान बातों को पढ़ना सीखें। तो पढ़ाई दिल का काम नहीं है, दिमाग का काम है। ठीक है ना? इतने में भैया किसी को डाउट है क्या? है? तो देखना, क्वेश्चन हमारे सामने है और ये है फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर। ये है फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर, और प्रदीप बता रहा है तुमको कि क्या भैया प्रदीप, ये टॉलेंट टेस्ट देगा क्या? सर ये तो कीटोन है, तो हम तेरे से हम पूछ नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं क्या ये टॉलेंट टेस्ट देगा? ये टॉलेंट देखा, ये तो सर ये एसएससी नहीं देते, बाकी सभी देते हैं। तो ये कीटोन बिटोन के चक्कर में पड़ेगा तो डूब जाएगा, है ना? सिर्फ 3 लोग नहीं देते, कौन कौन? सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज। क्लियर? अब बच्चा कह सकता है कि ये तो कीटो शुगर है, जबकि टॉलेंस तो एल्डिहाइड का टेस्ट है, फिर भी फ्रक्टोज टॉलेंट टेस्ट क्यों देता है? तो जब हम टॉलेंस रिएजेंट को इसमें मिलाते हैं और टॉलेंस रिएजेंट में NH4OH होता है, तो इस एल्कली से इसका आइसोमेराइजेशन हो जाता है और ये आइसोमेराइजेशन से इसमें कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो फ्रक्टोज किसमें बदल गया है? फ्रक्टोज से ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जाता है। क्लियर? और कुछ लोग इसको मैनोज भी कहते हैं, तो कुछ पार्ट इसका मैनोज में और कुछ पार्ट इसका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और इस रीअरेंजमेंट का एक नाम है खूब लंबा सा, तो यहां लिख देता हूं, ठीक है ना? लोब्री डी ब्राइन, BRUYN, वॉन इंकेस्टन। अब कोई कहेगा कि सर इतना लंबा नाम क्यों लिख रहे हो, है ना? ये इसलिए लिख रहा हूं कि इससे जो पुरानी एनसीईआरटी है उसके 220 नंबर पेज पर ये नाम दिया हुआ है कि फ्रक्टोज डी ब्राउन, लॉबरी डी ब्राउन वॉन इंकेस्टिन रीअरेंजमेंट से मैनोज और ग्लूकोज में बदल जाती है। और कौन सा टेस्ट देती है? कौन सा टेस्ट देती है? टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट देती। क्लियर? बढ़े क्या आगे? आगे बढ़े क्या भैया? अब हम पढ़ रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो टॉपिक डाल लिया जाए, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना।
या साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो आप देखना ध्यान से, मैंने यहां पर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना लिया है, और ग्लूकोज की जब हम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट साइड में आ जाता है। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये है 6। क्लियर? तो बताओ ये स्ट्रक्चर जो हमारे सामने है वो किसकी स्ट्रक्चर है? फिशर ग्लूकोज की। अब वो पूछे नहीं फिशर नहीं किसकी स्ट्रक्चर है, तो ये ग्लूकोज की है। अब बताओ ये एल ग्लूकोज है या डी ग्लूकोज? ये सर डी ग्लूकोज है। कैसे पता लगा? नीचे से सेकंड नंबर वाला OH राइट साइड में। तो देखो लास्ट कायरल कार्बन पे OH राइट साइड में है, दिख रहा है, इसलिए ये डी ग्लूकोज है। अगर ये वाला OH यहां से हटके यहां आ जाए H की जगह, तो कैपिटल L ग्लूकोज बन जाएगा। तो फिर ये कैपिटल L ग्लूकोज बन जाएगा। क्लियर है? इतने में किसी को डाउट है? बढ़े क्या आगे? अरे बढ़े क्या? जी सर। तो हम चलते हैं आगे। अब ध्यान से देखना, इसका जो 5th कार्बन वाला H है वो यहां से जाता है और जाकर इस O से जुड़ जाता है। इस O से जुड़ जाता है तो वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी ग्रुप जैसे थे वैसे ही रहेंगे। सेकेंड वाला सेम रहेगा, थर्ड वाला सेम रहेगा, फोर्थ वाला भी सेम रहेगा। अब देखो 5th का H तो चला गया, तो इस O में और इस कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा और नीचे की स्ट्रक्चर बिल्कुल जैसी थी वैसे ही रहेगी। अब ध्यान से समझना, देखो 5th कार्बन का ऑक्सीजन राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे? ये राइट साइड पे है तो कैपिटल D लगाएगा। अब बताओ फर्स्ट कार्बन का जो OH है वो किस साइड में है? राइट। तो राइट में हो तो ये अल्फा होता है, तो अल्फा D समझ आ गया? यस। अब बताओ अब ये किसकी स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज की। तो अल्फा डी ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे OH किधर होगा? राइट। राइट साइड। राइट में। अब देखो थोड़ा लेफ्ट में जाकर देखो, फर्स्ट कार्बन का OH कहां आ गया है? बताओ किधर आ गया है? लेफ्ट। लेफ्ट में। तो देखो ये तो कैपिटल D है, लेकिन ये लेफ्ट में आ गया है तो हम इसको बीटा कहते हैं। तो बीटा डी ग्लूकोज समझ आ रहा है? सिर्फ हमने फर्स्ट वाले को चेक किया है, चेंज किया है। अगर फर्स्ट वाले कार्बन पे OH राइट पे हो तो अल्फा और लेफ्ट पे हो तो बीटा। फिर इसको बीटा कहते हैं और ये पूरी स्ट्रक्चर ग्लूकोज की है। तो अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज में डिफरेंस समझ आ गया? यस सर। है यस सर। दीक्षा? यस उसके सर। बाद अब देखो, बताओ बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज में कॉन्फ़िगरेशन किस कार्बन पर डिफरेंट है? 1 पर। फर्स्ट कार्बन पर। 1 पर डिफरेंट है। तो एनोमर का मतलब क्या होता है? अगर C1 पर
C1 पर कॉन्फ़िगरेशन अलग हो, C1 पर कॉन्फ़िगरेशन अलग हो तो एनोमर कहते हैं, अलग हो तो एनोमर होता है। तो दीक्षा वो तेरे से पूछेगा अल्फा डी और बीटा डी का रिश्ता क्या है आपस में? अगर फर्स्ट है कार्बन पर एनोमर, फर्स्ट नहीं एनोमर। अल्फा डी बीटा डी एक दूसरे के क्या लगते हैं? ठीक है ना, एनोमर लगते हैं, एनोमर। क्यों? या फिर वो आपसे पूछेगा एनोमर क्या होते हैं, तो हमें क्या याद रखना है? C1 पर कॉन्फ़िगरेशन अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? और अगला एपिमर। एपिमर क्या होता है कि अगर C1 के अलावा, समझ आती है थोड़ी बहुत हिंदी? C1 के अलावा किसी पर कॉन्फ़िगरेशन अलग हो तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया? एपीमर्स। तो हम उसको कहेंगे एपिमर। मतलब वो हमसे क्वेश्चन पुट अप कर दे कि C2 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो बताओ क्या होगा, वो उनका आपस में रिश्ता क्या है? एपिमर। और 1 पे अलग हो तो एनोमर। क्लियर? अब आगे ध्यान से देखना। तो जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है वो इसके बेसिस पर बनाई हुई है और इसको पायरेन कहते हैं। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? पायरेन। तो जो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसका नाम है पायरोनोजा। तो अब हम कौन सी स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं पायरोनोजा स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखना और बताते जाना। बताओ फर्स्ट कार्बन का OH कहाँ है, राइट पे या लेफ्ट पे? राइट पे है तो नीचे लटका दो। अब बताओ सेकंड पर OH कहाँ है? तो फिर से नीचे लटका दो। अब बताओ थर्ड पे कहाँ है? तो ऊपर लटका दो। अब बताओ फोर्थ पर कहाँ है? तो फिर से नीचे लटका दो। अब देखो ये फिफ्थ कार्बन है। फिफ्थ कार्बन में और 1 कार्बन में बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन का, और ये जो पार्ट है ये ऊपर चला गया। तो हमारे सामने ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है? अल्फा डी ग्लूकोज की। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि अल्फा डी ग्लूकोज कौन सा है तो क्या चेक करोगे? किसमें फर्स्ट कार्बन नीचे है, सॉरी फर्स्ट कार्बन पर OH नीचे है। अब इधर और देख लेना भैया, बीटा की स्ट्रक्चर और बना रहा हूं। तो हर्षित बोलता जा, बता फर्स्ट पे OH कहां आएगा? ऊपर। सेकंड पर कहां आएगा? नीचे। थर्ड पे ऊपर, फोर्थ पर नीचे, और इस पे कोई चक्कर है ही नहीं तो CH2OH ऊपर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है भैया? यस सर। तो अल्फा डी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पर OH नीचे होगा और बीटा डी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन का OH कहां होगा? ठीक है ना? आई थिंक मुझे जितना याद आता है कि एनसीईआरटी में यहां पर OH ऊपर दिया हुआ है, सेकंड कार्बन का OH ऊपर दिया हुआ है, जो एकदम गलत है। तो अगर किसी को ऐसा दिखे तो चुपचाप बिना कुछ कहे बदल लेना।
ओके, कोई डाउट है क्या? बड़े भैया आगे। यस। अब देखो इसमें कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है क्या? है? देखो एल्डिहाइड ग्रुप है क्या ग्लूकोज में? अरे बताओ भैया। जी सर। अरे कोई बताएगा क्या? एल्डो एक्सोस है ये। तो अब ठीक है ना, तो वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लूकोज की वो रिएक्शन बताओ, ग्लूकोज की वो रिएक्शन बताओ जो, ठीक है ना, ओपन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। ऐसी स्ट्रक्चर्स बताओ जो उससे ओपन नहीं हो सकती। कोई बता सकता है क्या? कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन। तो लिखो, मैं बोलता जाता हूं, HCN और के साथ बताता हूं। पहली बात, ये सोडियम बाई सल्फाइड से रिएक्ट नहीं करता है। पहली बात, फिर मैं उसका भी आंसर देता हूं अभी आपको। नंबर 2, ये सिर्फ के साथ रिएक्शन नहीं करता है। नंबर 3, ये डीएनपी टेस्ट नहीं देता है। डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बड़े रिजेंट कहते हैं, उसके साथ में रिएक्शन नहीं देता है। दूसरी बात, जब हम ग्लूकोज को मिथेनॉल के साथ में हीट करते हैं, जब हम ग्लूकोज को मिथेनॉल के साथ में हीट करते हैं तो अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड बन जाता है जो एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन नहीं देता है। तो ओपन स्ट्रक्चर से, ओपन क्या क्लोज वाले भी ये नहीं करते। बोलना क्या बताया था? है? वो मेथेनॉल वाला जो दोबारा बताना। जब हम इसकी मेथेनॉल से रिएक्शन कराएंगे ना तो यहाँ हेमी एसिटल बन जाएगा। इसमें नहीं यहाँ बनेगा। पर एक है तो बन जाएगा इसमें ना। नहीं बनेगा। इसमें नहीं बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, हेमी एसिटल बन जाता है। जैसे ही हम इसकी मिथेनॉल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो फिर ये HCN के साथ में रिएक्ट नहीं करता। तो इसकी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो एल्डिहाइड की ज्यादातर रिएक्शंस को एक्सप्लेन करता है। सिर्फ ये 3 रिएक्शन हम ओपन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये 3 के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर? कि एल्डिहाइड होने के बावजूद इसने सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन क्यों नहीं करी, एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद इसने सिर्फ टेस्ट क्यों नहीं दिया, एल्डिहाइड होने के बावजूद इसने डीएनपी टेस्ट क्यों नहीं दिया। तो ओपन चेन से हम इन 3 स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम साइक्लिक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
क्योंकि आप देख सकते हो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या नहीं है, क्या नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप ही नहीं है। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, इसलिए ये तीनों स्ट्रक्चर नहीं, तीनों रिएक्शन होती नहीं है। तो बता भैया दीक्षा, एनोमर क्या होता है? व्हाट इज एनोमर? कि फर्स्ट आज कार्बन दो का बात, हाँ सही है बेटा। और एपीमर? फर्स्ट कार्बन को छोड़ के अगर किसी और कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है तो। ओके बेटा, अब हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात या एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आ जाती है, और इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ, नहीं इन्वर्जन ऑफ नहीं, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन की हिंदी भैया नहीं आती, तो जो भी हिंदी भाषी है वो म्यूटा रोटेशन ही पढ़े। देखो, हमने ताजा ताजा ग्लूकोज निकाला कहीं से, फ्रूट में से, किसी फल में से। हमने जब ताजा ताजा ग्लूकोज निकाला तो इसकी डिग्री कितनी है? स्पेसिफिक रोटेशन, ये लाइट को इतने एंगल से रोटेट कर देता है। किसी में 112 मिल जाएगा, किसी में 109 मिल जाएगा। पूरे 6 घंटे बाद या कुछ समय बाद इसकी डिग्री रिड्यूस हो जाती है। कितनी? ये 52.7 पे जाकर रिस्टोर हो जाती है, मतलब स्टेबल हो जाती है। अगर हम ताजा ताजा बीटा डी ग्लूकोज ले, ताजा ताजा बीटा डी ग्लूकोज ले, तो ताजा ताजा बीटा डी ग्लूकोज की डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री होती है 19.2, और इससे ये बढ़कर देखो कितनी हो गई, कितनी हो गई है? तो बीटा डी ग्लूकोज की डिग्री तो बढ़ गई, और अल्फा डी की डिग्री क्या हो गई? क्या? तो टाइम के साथ में इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में कोई चेंज आ रहा है क्या? है? हाँ। तो टाइम के साथ में ऑप्टिकल एक्टिविटी में जो चेंज आ रहा है, हम उसी चेंज को क्या कहते हैं? म्यूटा रोटेशन। ठीक है ना? समय के साथ ऑप्टिकल एक्टिविटी में हुए चेंज को ऑप्टिकल एक्टिविटी, अभी इंग्लिश में अभी बोलते हैं भैया, मैं हुए चेंज को क्या कहते हैं? चेंज को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। अंग्रेजी में हम लिखेंगे चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी विद टाइम। चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी विद टाइम इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। समय के साथ जो ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंज आया है उसे हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ठीक है ना? सर आपने इसका ऊपर हमारा वापस से बता दो, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी। अल्फा डी ग्लूकोज जब ताजा ताजा कहीं से निकाला जाता है, जैसे तूने संतरा लिया और उसका जूस निकाला, मौसमी का जूस निकाला, तो उसमें जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो लाइट को 111 डिग्री से रोटेट करता है। अगर तूने उस जूस को 6-7 घंटे रखा, छोड़ दिया, तो उसकी डिग्री चेंज होकर कितनी हो जाएगी? 52.7। तो क्या टाइम के साथ उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में कोई चेंज आया है क्या? यस सर। तो जो एक्टिविटी में चेंज आया है इसी को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। एक्टिविटी में जो चेंज आ रहा है उसी को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो हम ताजा जूस पीते हैं या रखा हुआ ताजा। है? ताजा क्यों पीते हैं?
ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्योंकि उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है। हमने कभी सुना होगा कि जंक फूड खाने से मोटापा बढ़ जाता है, सुना है क्या? है? रखा हुआ खाना खाने से, ज्यादा समय तक रखा हुआ खाना खाने से मोटापा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है देखना, अगर खाना बहुत टाइम से रखा हुआ है तो उसमें जो ग्लूकोज की एक्टिविटी है वो कितनी हो गई है? 52.7। और हमारी बॉडी इस एक्टिविटी को एक्सेप्ट नहीं करती। हमारी बॉडी इस एक्टिविटी को एक्सेप्ट नहीं करती, तो ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है। ये वाला कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए भारत वाले ज्यादा स्मार्ट थे। तो हमारे यहाँ खाना कितनी बार बनता था? 2 बार। 2 बार खाना बनता है। जबकि विदेश वाले क्या करते हैं, जंक फूड खाते हैं, सुबह बना लेते हैं, फ्रिज में भर लेते हैं और फिर 2-4 दिन तक उसी को खाते रहते हैं। ठीक है ना? इसलिए कि हमने सुबह 9 बजे खाना बनाया, 11 बजे तक खा लिया, तो उसकी एक्टिविटी खत्म नहीं हुई। ऐसे ही शाम को 7 बजे बनाया, 9-10 बजे तक खा लिया, तो भी खाना हमारा ठीक है। पर कुछ लोग 2-2, 3-3 दिन वाला पुराना वाला खाना खाते हैं, तो उनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होने लगता है और फिर ये बर्न नहीं होता। और बर्न नहीं होगा तो कुछ दिनों बाद क्या आ जाएगा? कुछ दिनों बाद मोटापा आ जाएगा। ठीक है? अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर क्या होती? फ्रक्टोज के फॉर्मूले में और ग्लूकोज के फॉर्मूले में कोई चेंज है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये कीटो शुगर है। इसमें सेकेंड कार्बन पर कीटो ग्रुप होता है। इसके सेकेंड कार्बन पर कीटो ग्रुप होता है। तो इसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है वो भी देख लो साथ के साथ। ये जो 5th कार्बन वाला H है वो जाकर इससे अटैच हो जाएगा, तो एक तरफ तो OH आ जाएगा और दूसरी तरफ CH2OH। दूसरा 1 2 3 4 5 ये बॉन्ड बन गया और नीचे ये। कोई बता सकता है ये कौन सा वाला फ्रक्टोज है? अल्फा। ये अल्फा, क्योंकि इस कार्बन पर सेकेंड कार्बन पर OH राइट साइड में है। और अब बताना, 1 2 3 4 5। और यह अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे भी आज ही दिखा है। ये तो है अल्फा डी फ्रक्टोज और ये वाला है बीटा डी फ्रक्टोज। तो भैया हर्षे दोनों में क्या रिलेशन है? एनोमर या नहीं? एपीमर। ये एपीमर होगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड कार्बन पर अलग है। तो ये क्वेश्चन मुझे भी आज ही दिखा है भैया। और ये इसकी ना साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो बताओ ये फर्स्ट कार्बन पर OH कहां होगा? अल्फा में नीचे। ये CH2OH। थर्ड वाले का OH कोई बता सकता है किधर होगा? इधर। फोर्थ वाले का इधर। और बाकी तो सब हमको पता ही है।
तो ये 1 हो गया, ये 2 पर OH नीचे, थर्ड पे OH ऊपर, और इस फोर्थ पर नीचे, और फिफ्थ पे तो कोई चक्कर है ही नहीं, CH2OH को ऊपर लगा दो। ये हमारे सामने किसकी स्ट्रक्चर है? अल्फा डी फ्रक्टोज की। अल्फा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है, तो बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया? है OH को OH को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आज ही इसका जन्म हुआ है, और उस क्वेश्चन का नाम क्या है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या लगते हैं? एनोमर। एनोमर नहीं, एपिमर। जैसा आपने ग्लूकोज बोला। अच्छा, तो फिर हम गलत हैं। अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज का आपस में, प्रदीप, क्या रिश्ता? एपिमर। ये एपिमर की तरह काम करते हैं। ठीक है, कोई डाउट? तो बाकी बायोमोलिक्यूल, सुक्रोज और स्टार्च और सेलुलोज कल पढ़ेंगे। ठीक है सर ये म्यूटा रोटेशन ये भी देगा क्या? कौन? फ्रक्टोज। सब में ही होता है, पर हम इतना पढ़ नहीं सकते, इसलिए पढ़ाते नहीं। ठीक ठीक है, ठीक है। तो ग्लूकोज की एक रिएक्शन है सबके लिए। ग्लूकोज का लिख लो भैया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन लेड टेट्रा एसीटेट से करा दें तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ठीक है ना? तो कल के लिए होमवर्क है, पढ़ते रहें और ऑर्गेनिक को भैया याद करते रहना। अगर आपने देखना छोड़ दिया, ऑर्गेनिक साफ हो जाएगी, ये ध्यान रखना। मैंने आपको एक दिन एक पूरे 1 घंटे लिस्ट लिखाई थी, लिस्ट। उस लिस्ट को भी देखते रहोगे ना तो भी बच जाओगे, पढ़ोगे नहीं तो भी। ठीक है, तो बाकी पढ़ते हैं हम कल। कोई किसी को डाउट है तो भैया पूछ सकता है। थैंक यू सर। कोई डाउट है बेटा? नो सर। ओके बेटा।